मंडप के रंग बिरंगे नजारों और मंत्रों की गूंज के बीच जब उस अजनबी को सिमरन ने देखा तो उसका दिल कांप उठा। दुबले पतले जिस्म और सांवले रंग वाले उस इंसान की मूछें उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। उम्र का फासला भी कम नहीं था। वह शख्स सिमरन से कम 14-15 साल बड़ा, 35 के आसपास का था। थकी हुई और बेजान आंखें जब उस इंसान पर पड़ी तो डर के मारे उसने फौरन अपनी पलकें झुका ली। चारों तरफ चकाचौंध रोशनी, कैमरों के फ्लैश और मेहमानों की भीड़ का शोर मचा हुआ था। इसी गहमा गहमी के बीच किसी शरारती रिश्तेदार की हंसी गूंज उठी। अरे दुल्हन जी, आंखें क्यों मूंद रखी है? जरा अपने वर को गौर से तो देखिए, शायद दिल को भा जाए। ये सुनते ही वहां हंसी का ठहाका गूंज उठा। सिमरन के सीने से रोना उमड़ रहा था, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। वह समझ ही नहीं पाई थी कि उसके मामा ने उसे इस तरह से अपने गले से उतारने का षड्यंत्र रच रखा था। मामा ने बिना किसी को कुछ बताए अचानक ही शादी तय कर दी थी। अगर उसे पहले से इस चाल का पता होता तो वो समय रहते सतर्क हो जाती। कम से कम इस अजनबी राघव दीक्षित के साथ उसकी शादी तो कभी ना होती। हालांकि सिमरन ने इसका विरोध करने की कोशिश भी की थी। शादी की बात सुनते ही उसने मामा से कहा था, 10 दिन बाद शादी? क्या कह रहे हैं मामा? मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मामा ने कड़क आवाज में कहा था। शादी नहीं करेगी मतलब? क्या जिंदगी भर तुझे अपने सिर पर बिठाए रखूंगा? बड़ी हो गई है तू, सारा दिन अकेली घर में रहती है। न जाने कब कोई अनहोनी हो जाए और फिर मैं जिंदगी भर खुद को माफ न कर पाऊं। मामा का सूखा हुआ चेहरा देखकर सिमरन में इसके आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। मां के इंतकाल के बाद उसके मामा ही उसे अपने साथ ले आए थे। 10 साल की उम्र से ही वह अपने मामा के पास रह रही थी। मामा ऑटो चलाते थे और सारा दिन घर से बाहर रहते थे। शायद यही वजह थी कि वो अपनी भांजी को अकेले घर में रखने का जोखिम और नहीं उठाना चाहते थे। यह सोचकर सिमरन चुप हो गई थी। सिमरन को चुपचाप बैठे देख मामा ने उसके सिर पर हाथ रखकर बड़े नरम स्वर में कहा था, डर क्यों रही है? क्या तुझे इस मामा पर भरोसा नहीं है? क्या मैं तुझे पानी में डुबो दूंगा? मामा को छोड़कर विदा होने के वक्त सिमरन बहुत रोई। जितना दुख उसे मामा से बिछड़ने का था, उससे कहीं ज्यादा करण के लिए हो रहा था। बेचारा करण तो कुछ जानता ही नहीं था। जब उसे पता चलेगा कि सिमरन की शादी हो गई है तो उसे कितना दुख होगा। यही सोच सोचकर सिमरन का रोना छूट रहा था। डर के मारे वह एक भी दिन मामा से करण के बारे में जिक्र नहीं कर पाई थी। मामा करण को देखना तक पसंद नहीं करते थे। करण इलाके के किसी नेता के लिए काम करता था। मामा कहते थे कि वह गुंडागर्दी करता है। उसी नेता की कृपा से करण की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी। उसका पक्का मकान था, 2 मोटर बाइक्स थी और बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान थी। वह सिमरन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मामा की नजरों में वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था। महज 10 दिनों के भीतर शादी तय हो गई थी और ठीक उसी समय करण वहां मौजूद नहीं था। जरूर वह किसी पचड़े में फंसकर कहीं छिप गया होगा। वह अक्सर ऐसा करता रहता था। लाख कोशिशों के बावजूद सिमरन करण से संपर्क नहीं कर पाई और शादी भी नहीं रुक सकी। सुहागरात के दिन जब वह रंजीत नाम का शख्स उसके पास आकर बैठा तो एक बार फिर करण के लिए सिमरन का दिल भर आया। जब करण भड़कीले कपड़े पहनकर, बालों को पीछे की तरफ संवार कर, आंखों पर काला चश्मा लगाकर बाइक पर सरपट भागता था तो उसकी बाइक के पीछे बैठकर उसकी कमर पकड़कर खुद को किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन समझना कितना सुकून देता था। उस आदमी ने सिमरन के वे सारे सपने छीन लिए। जैसे ही उस शख्स ने उसे अपनी तरफ खींचकर प्यार करना चाहा, सिमरन ने उसे धक्का देकर दूर हटा दिया। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया है ना? मेरा शादी से पहले तुमसे एक बार बात करना सही रहता, पर तुम्हारे मामा किसी तरह तैयार नहीं हुए। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शख्स भी चुपचाप बैठकर एक तरफ लेट गया। देखते देखते कितने दिन बीत गए, फिर भी सिमरन के सीने का बोझ कम नहीं हुआ। बार बार करण की याद आने पर उसका रोने का मन करता था। हालांकि वो उस आदमी के सामने रो भी नहीं सकती। इतने दिनों में सिमरन ये समझ चुकी है कि वह आदमी बहुत कम बोलता है, लेकिन उसका बहुत ख्याल रखता है।
उसकी नजरों से ही साफ पता चल जाता है। बार बार सिमरन के चेहरे पर नजर टिकाकर वह कुछ पढ़ता है और फिर पूछता है, क्या बात है, मन खराब है? चलो बाहर से थोड़ा घूम कर आते हैं, देखना मन अच्छा हो जाएगा। सिमरन जब जिद करती है कि नहीं जाना तो वो आदमी भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप रहता है। एक दिन रंजीत घर से निकलकर सड़क के मोड़ पर ऑटो लाइन के पास आकर खड़ा हुआ। उसे दफ्तर जाने की जल्दी थी। तभी सिमरन के मामा शंकर ऑटो से उतरे और उसके पास आकर खड़े हो गए। थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने पूछा, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना रंजीत बाबू? सिमरन ठीक से मन लगाकर घर गृहस्थी संभाल रही है ना? रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, आप बस मुझे अब रंजीत बाबू कहकर मत पुकारिए, सिर्फ रंजीत कहिए, अच्छा लगेगा। शंकर हंसमुख चेहरे से उसकी तरफ देखने लगा। लड़का वाकई बहुत अच्छा है। इस लड़के को पहली बार देखते ही वह उन्हें बहुत पसंद आ गया था। लंबे समय से ऑटो में कितने ही तरह के यात्रियों को आना जाना करवाते हुए उन्होंने तमाम तरह के लोग देखे थे। उस अनुभव से उन्हें लगा था कि रंजीत एक बहुत अच्छा लड़का है। वह सिमरन को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गए थे। वह मोहल्ले के उस मवाली करण के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। वह बेवकूफ लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि करण जैसे लड़के कभी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते। उन्होंने मोहल्ले के लोगों के मुंह से सिमरन और करण के किस्से सुने थे, इसलिए उन्होंने बिना उसे कुछ बताए चुपचाप शादी तय कर दी थी, वरना सिमरन उस लड़के के साथ भाग भी सकती थी। उधर करण वापस लौट आया था। लौटते ही उसे पता चला कि सिमरन की शादी हो चुकी है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उस बूढ़े में इतनी हिम्मत, छिपकर शादी कर दी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने सोचा कि वह सिमरन को ढूंढ कर ही रहेगा। उसकी सिमरन किसी और की हो जाए और करण चुपचाप दिखता रहे, ये कभी नहीं हो सकता। सिमरन चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। अभी रंजीत के लौटने का समय नहीं हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर दरवाजा खोलते ही सिमरन का शरीर कांप उठा। सामने करण खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। इतने दिनों बाद करण को देखकर सिमरन का बदन कांप रहा था। उसने किसी तरह कहा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? करण ने हंसते हुए कहा, आंख कान खुले रखो तो सब मिल जाता है। अब बता तू कैसी है? उस दुबले पतले इंसान की भी क्या किस्मत है जो तेरी जैसी बीवी पा गया। ये कहते हुए करण ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। सिमरन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने घबरा कर कहा, तुम यहाँ ज्यादा देर मत बैठो, उस आदमी के लौटने का वक्त होने वाला है। करण आगे बढ़ा और एक झटके में सिमरन को अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लिया। क्या रे, मुझे भगाना चाहती है? उस दुबले को पाकर मुझे भूल गई क्या? कितनी बार कहा है ऐसी गंदी बातें मत करो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली हूँ। मैं मामा के सामने कुछ कह नहीं पाई, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैंने तुमसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की थी। करण ने चिढ़कर कहा, मुझे इस वक्त छिपना पड़ा था और तेरे उस बूढ़े मामा ने इसी मौके का फायदा उठा लिया। वो बुढ़ा पहले नंबर का हरामी है। वो हमारे बारे में सब जानता था। साले ने बड़ी चालाकी से जबरदस्ती तेरी शादी करवा दी। सिमरन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कहा, मामा सब कुछ जानते थे, तभी उन्होंने इतनी जल्दबाजी में शादी करा दी। तो और क्या, पर मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुझे लेकर भाग जाऊंगा। चलेगी ना मेरे साथ? सिमरन ने करण के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, जरूर चलूंगी, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। करण खुशी से झूम उठा और उसने सिमरन की गाल पर एक चुंबन ले लिया। ठीक है, फिर यही पक्की बात रही। मैं सब इंतजाम करता हूँ, उसके बाद तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। उस साले बुड्ढे की नाक में दम कर दूंगा। अब तुम जाओ, वो आदमी आ जाएगा। पकड़े गए तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। करण वहां से निकल गया। सिमरन के मन से इतने दिनों का बोझ पल भर में हट गया था। उसे खुद को बहुत हल्का और तरोताजा महसूस हो रहा था। बस कुछ दिनों का इंतजार और फिर हमेशा के लिए आजादी। कितनी खुशी की बात थी। थोड़ी देर बाद रंजीत वापस आ गया। उसके हाथ में तेल में तले चीजों का एक लिफाफा था। सिमरन को देखकर उसने बड़े खुश मिजाज लहजे में कहा, मैं गर्मा गर्म बैगन के पकौड़े और आलू के चॉप लेकर आया हूँ। अब चलो चाय बनाते हैं और दोनों साथ बैठकर खाएंगे। लिफाफा टेबल पर रखकर रंजीत बाथरूम में चला गया। अब सिमरन को उस आदमी के लिए थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगा था। आखिरकार अब वह ज्यादा दिन उस आदमी के साथ रहने वाली तो थी नहीं।
पर वह आदमी वाकई बहुत अच्छा था। उसने सिमरन को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि सिमरन ने ही उसे हमेशा सताया था। वह इस घर का कोई काम धाम नहीं करती थी। आखिर इस घर में जान खपाने की उसकी क्या मजबूरी थी। रोजाना दफ्तर से लौटकर वही आदमी चाय बनाता था, लेकिन आज जाने क्यों उस पर दया आ गई। सिमरन किचन में घुसी और चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ा दिया। उसने कटोरी में मुरमुरे निकाले और उसमें सरसों का तेल, प्याज और हरी मिर्च डालकर मिला लिया। फिर तली हुई चीजें एक थाली में सजाकर टेबल पर रख दी और उस आदमी का इंतजार करने लगी। बाथरूम से बाहर आते ही रंजीत हैरान रह गया। अरे, तुमने चाय भी बना ली और मुरमुरा भी मिला दिया? हाँ, आओ खा लो। रंजीत इतना खुश हो गया कि वह अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। वह बार बार सिमरन की तरफ देखकर बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। वह आदमी सचमुच बहुत भोला था। इन दिनों रंजीत बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि सिमरन ने अचानक से उसकी इस तरह देखभाल करनी शुरू जो कर दी थी। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने जिंदगी में बहुत कम प्यार पाया था। उपेक्षा और जिल्लत को सहते सहते ही वह बड़ा हुआ था। यही वजह थी कि थोड़े से भी लाड प्यार और देखभाल पर उसकी आंखें भर आती थी। इन दिनों रंजीत अक्सर सिमरन को यहाँ वहां घुमाने ले जाता था। सिमरन भी अब कोई आपत्ति नहीं करती थी, बल्कि हंस हंस कर बातें भी करती थी। तब रंजीत खुद को बेहद खुशनसीब मानता था। एक सुबह दफ्तर के लिए निकलने से पहले रंजीत ने सिमरन से कहा, दफ्तर से लौटकर तुम्हें एक फिल्म दिखाने ले जाऊंगा, तैयार रहना। अलमारी में एक नीले रंग के पैकेट में मैंने तुम्हारे लिए एक नई साड़ी रखी है, उसे निकाल कर रख लेना, वही पहनकर चलना। सिमरन ने गर्दन हिला दी। कभी कभी उसके गले के पास दर्द का एक गोला बैठ जाता था। क्या इस इतने अच्छे इंसान को धोखा देकर वह सही कर रही है? वह आदमी बहुत दुखी था। बातों बातों में एक दिन उसने सिमरन से कहा था, बचपन में ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था सिमरन। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। वो नई माँ मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। गाली गलौज और मारपीट सहना मेरी आदत बन गई थी। कई बार तो मुझे खाना भी नहीं देती थी। पापा सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते थे। इतनी ही रातें माँ को याद करके मेरा तकिया आंसुओं से भीग जाता था। कोई मेरी तकलीफ की सुध नहीं लेता था। इतनी उपेक्षा के बीच मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से नौकरी हासिल की थी। उसके बाद उस नर्क से बाहर निकल आया था। तुम्हारे आने से पहले मैं प्यार, दुलार और अपनापन क्या होता है जानता ही नहीं था। ये सुनकर सिमरन का सीना दर्द से भर आया। बेचारा जानता भी नहीं था कि सिमरन अब उसके साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। रंजीत के जाने के बाद सिमरन चुपचाप घर के काम निपटा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही करण अंदर घुस आया। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। आज रात की ट्रेन से हम जलपाईगुड़ी भाग चलेंगे। कुछ दिन वहां रहेंगे, हनीमून भी हो जाएगा। करण ने एक भद्दी सी हंसी हंसकर कहा। ये सुनकर सिमरन का बदन सिहर उठा। आज ही जाना होगा। तैयार रहना, ठीक 5:30 बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सिमरन ने गर्दन हिला दी। न जाने क्यों उसका मन बार बार उसे किसी अनहोनी से आगाह कर रहा था। करण के जाने के बाद उसने अच्छी तरह खाना बनाकर ढक कर रख दिया। इसके बाद तो फिर से उस आदमी को सिमरन के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद सिमरन अपना बैग पैक करने बैठी। अपने कपड़े निकालते वक्त अलमारी से एक पैकेट नीचे गिर पड़ा। उस नीले रंग के पैकेट के अंदर से एक खूबसूरत ड्रेस झांक रही थी। उत्सुकतावश उसने पैकेट उठाया। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। निकालकर वह खोली तो उसमें लिखा था, पहली बार तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। पसंद आए तो आज सिनेमा जाते वक्त यही पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिमरन को सरप्राइज देने के लिए रंजीत ने नीले रंग के पैकेट में अपने हाथों से पसंद की हुई वह ड्रेस रखी थी। अचानक उस ड्रेस को अपने सीने से लगाकर सिमरन फूट फूट कर रो पड़ी। उसका जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वह करण से क्या कहती। ठीक शाम के 5 बजे करण वहां धमका। क्या रे, सब कुछ समेट लिया ना? चल अब, आज हर हाल में निकलना ही है। आज ही जाना है, सिमरन ने कहा। क्या नखरे दिखा रही है, जल्दी चल, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा। डरते डरते सिमरन करण की बाइक के पीछे बैठ गई। बाइक सर पर स्टेशन की तरफ भाग रही थी। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर करण को एक बार रुकना पड़ा। तभी सबको चौंकाते हुए सिमरन बाइक से उतर पड़ी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
मैं उस आदमी को तकलीफ नहीं दे सकती। वह आज मुझे सिनेमा दिखाने ले जाने वाला था। कितनी उम्मीदों के साथ वह घर लौटेगा और मुझे वहां ना पाकर उसका क्या हाल होगा कौन जाने। कहते कहते सिमरन अचानक पीछे मुड़ी और अपने छोड़े हुए 3 महीने के उस छोटे से संसार की तरफ सरपट भाग खड़ी हुई। पीछे करण हक्का बक्का रह गया। होश आते ही उसने जमीन पर एक थूक फेंका और दांत पीसते हुए कहा, बेईमान। सांसें रोके जब सिमरन अपने उस छोटे से घर की देहरी पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर के छोटे से कमरे में रंजीत चुपचाप जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। उसके बगल में वही नीले रंग का पैकेट रखा था जिसे उसने बहुत उम्मीदों और प्यार से अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। घर की काली हालत और सिमरन की गैर मौजूदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगा था कि आज एक बार फिर उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया है। रंजीत को इस हाल में देखते ही सिमरन की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। उसके पैर खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। इससे पहले कि रंजीत कुछ समझ पाता, सिमरन ने दौड़कर आगे बढ़कर उसे कसकर गले से लगा लिया। उसके इस अचानक और गहरे आलिंगन से रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ पलों के लिए जड़ हो गया। फिर धीरे धीरे उसका कांपता हुआ हाथ सिमरन की पीठ पर आ गया। उसने अपनी नम आंखों से सिमरन को अपने सीने से भींच लिया, मानो उसे अब भी यकीन न हो रहा हो कि उसका टूटा हुआ संसार वापस लौट आया है। बाहर हल्की हल्की शाम ढल रही थी और उस छोटे से घर में 2 अजनबी रूहें आखिरकार हमेशा के लिए एक दूसरे की हो चुकी थी। बस यहीं तक थी ये कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सब लोग बहुत अच्छे रहिए। धन्यवाद।